आज हमारा टॉपिक है डे बुक्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन इससे पहले कि हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुरू करें, हम पहले पिछले जो भी टॉपिक हमने स्टडी किया है हेड्स ऑफ अकाउंट्स, उसका हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर हम गौर करें तो हमारी बात शुरू हुई थी एसेट से, जो कि हमारा पहला हेड ऑफ अकाउंट है। एसेट क्या होता है? वो रिसोर्सेस होते हैं जिसके ज़रिए हम पैसा कमाते हैं बिजनेस के अंदर, और ये दो टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप का नाम है नॉन करंट एसेट, जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। जैसे मिसाल के तौर से प्लांट एंड मशीनरी हो गया। फिर हमने देखा था करंट एसेट्स, जो कि टाइप डी था। और करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस में काम आते हैं, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया हमारा। दूसरा हेड देखा था हम लोगों ने एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चा, और इसकी दो टाइप्स देखी थी हमने। पहली टाइप देखी थी हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी कि जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं हमारे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं हम, रेंट देते हैं। फिर हमने देखा था कैपिटल एक्सपेंस, और हमने देखा था किस तरीके से कैपिटल एक्सपेंस जो है वो हमें 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। और कैपिटल एक्सपेंस जब हम करते हैं तो जो चीज़ हमें हासिल होती है उसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। फिर थर्ड हेड ऑफ अकाउंट देखा था हमने रेवेन्यू, कि बिजनेस कितना कमाता है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, व्हाट द बिजनेस अर्न्स। अब बिजनेस कमाता है 3 तरीके से। गुड्स बेच के भी कमा सकता है, सर्विसेज बेच के भी कमा सकता है, और बाय एन अदर यूज़ ऑफ एसेट से भी कमा सकता है। और हमने बाय एन अदर यूज़ ऑफ एसेट्स में 2 मिसालें देखी थी, 2 एग्जांपल्स देखी थी, कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा रेंट पे दे देते हैं और रेंट अर्न कर लेते हैं, या कुछ पैसा जो हमारे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ होता है उसको हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उसके ज़रिए हम इंटरेस्ट इनकम अर्न कर लेते हैं। फिर हमने देखा था हमारा फोर्थ हेड ऑफ अकाउंटिंग हमारा कैपिटल था, जिसमें हमने देखा था कि ओनर्स के जो भी अपने पैसे लगे हुए होते हैं, जो ओनर के अपने पैसे होते हैं, वो कैपिटल कहलाता है। और हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में क्या फ़र्क होता है। फिर देखा था हमने लायबिलिटी, जो कि 5th हेड ऑफ अकाउंट होता है। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो भी उधार होता है बिजनेस का, वो लायबिलिटी कहलाता है। और लायबिलिटी की 2 टाइप्स देखी थी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी जो कि हमको 12 महीने के बाद पैसे वापस करने होते हैं, वो उधार जो 12 महीने के बाद वापस करना होता है। और करंट लायबिलिटी वो उधार होता है जो कि हमको 12 महीने के अंदर अंदर वापस करना होता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड डे बुक्स। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो मिस कर दी है तो वो पहले पुरानी वीडियो देखें, लेसन नंबर 1 की, हेड ऑफ अकाउंट्स की, ताकि उनको डिटेल में हेड ऑफ अकाउंट्स समझ में आए। और फिर वो वीडियो नंबर 2, यानी कि जो कि आज का हमारा टॉपिक है, उसको कंटिन्यू करें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सही तरह सिस्टमेटिक ऑर्डर में समझ में आए। तो आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हम अगर 2 देखें, ये है आज का लेसन नंबर 2। इसमें हम बात शुरू करने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इससे पहले कि हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुरू करें, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, बुक्स में लिखा हुआ होता है DRCR। DR मतलब होता है डेबिट, और ये R मतलब होता है, D मतलब होता है R, और ये D मतलब होता है डेबिट, और R मतलब होता है रिकॉर्ड। ऐसे C मतलब है क्रेडिट, और ये जो R लिखा हुआ है उसका मतलब है रिकॉर्ड। तो D स्टैंड फॉर डेबिट रिकॉर्ड, DR मतलब डेबिट रिकॉर्ड, और CR मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। अब देखते हैं हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या क्या होते हैं। तो इसके लिए एक टेबल बनाते हैं हम छोटा सा।
डेबिट का टेबल बना लिया और ये मैंने बना लिया क्रेडिट का टेबल, और यहाँ पे मैंने 5 और हेड ऑफ अकाउंट्स के नाम लिख दिए, एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, और ये लिखा लायबिलिटी, और फिर लिखा मैंने रेवेन्यू। एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं यानी कि इंक्रीज होते हैं, इनको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज होते हैं, इनको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इनका रूल उल्टा है। इसका मतलब जब ये डिक्रीज होंगे तब इनको हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। और जब ये इंक्रीज होंगे तब हम इनको क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे हो गए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत से लोग इसको अल्सर करके भी याद रखते हैं, हेड ऑफ अकाउंट को। एसेट, लायबिलिटी, सी फॉर कैपिटल, ई फॉर एक्सपेंस और आर फॉर रेवेन्यू, तो अल्सर करके भी याद करते हैं। एनीवेज, अगर आपको अल्सर करके याद होता है तो उस तरह याद कर लें आप, और अगर आपको वैसे याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इन रूल्स की कुछ बैकग्राउंड देखते हैं और समझते हैं कि ये डेबिट और क्रेडिट को हम डाइजेस्ट कैसे करें। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम अपने बिजनेस में एसेट लेकर आ रहे हैं, यानी कोई हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, तो आम जबान में हम बोलते हैं एसेट हमारे इंक्रीज हो गए, लेकिन अकाउंटेंट क्या बोलेगा, उसको एसेट डेबिट हो गया। अगर हमने वो प्लांट एंड मशीनरी वापस कर दिया, उसमें कोई ख़राबी थी या कोई वजह थी, तो आम जबान में हम बोलेंगे एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन अकाउंटेंट क्या बोलेगा कि एसेट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो आम जबान में हम इंक्रीज डिक्रीज कहते हैं और अकाउंटिंग के अंदर हम उसको डेबिट क्रेडिट कहते हैं। तो ये रूल्स जो हैं आपको ये मेमोराइज करने होंगे, आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इन रूल्स की बेस पे अकाउंटिंग हो रही होती है। क्योंकि अकाउंटिंग में डिसिप्लिन है, कोई ना कोई रूल्स होते हैं, उन रूल्स की बेस पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये आपको याद रखने जरूरी है, आपको लर्न करने होंगे ताकि आपके दिमाग में हो। तो फिर आप इसको जब भी अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हों, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो हम डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो जब तक आपको ये रूल्स याद नहीं होंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी। इसलिए आपको ये रूल्स मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है, इसको आपने मेमोराइज करना है, ये मेमोराइज करने बहुत ज़रूरी है, आपको ये रूल्स आपने याद रखना है। अब हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा डे बुक्स। इसका एक और नाम भी है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, और इसका एक और नाम भी है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पहले देखते हैं कि डे बुक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें हम लोग डे टू डे ट्रांजेक्शन्स जो भी होती हैं हमारी बिजनेस में, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उनको हम इन डे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ रिकॉर्डेड, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं, यानी कि जो रोज़मर्रा की बिजनेस में एक्टिविटी होती हैं, उनको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कह लें या डे बुक्स कह लें। तो ये इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं। आपको तमाम नाम याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर जो है नाम कोई भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कभी कभार डे बुक्स का नाम इस्तेमाल होगा,
कभी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का नाम इस्तेमाल होगा, कभी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का नाम इस्तेमाल होगा। तो आपको तमाम के तमाम नाम याद होने चाहिए ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि किस वक्त कोई भी नाम आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग में टोटल हमारे पास कितनी तरह की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं या कितनी डे बुक्स होती हैं। तो उसके लिए हम एक बनाते हैं टेबल। उस टेबल में हम पहला कॉलम बना लेते हैं सीरियल नंबर का, दूसरा बनाते हैं नेम का, तीसरा बनाते हैं पर्पस, चौथा बना लेते हैं हम सोर्स डॉक्यूमेंट का। सीरियल नंबर में अगर हम देखें तो पहले नंबर पे हम डालते हैं सेल्स जर्नल। दूसरी जो हमारी डे बुक है उसका नाम है सेल्स रिटर्न जर्नल। थर्ड हमारी जो डे बुक है उसका नाम है परचेज जर्नल। चौथी जो हमारी डे बुक है उसका नाम है परचेज रिटर्न जर्नल। पांचवी जो डे बुक है उसका नाम है कैश बुक। छठी जो हमारी डे बुक से 6 नंबर पर है उसका नाम है जर्नल। और 7th जो लास्ट है हमारी डे बुक उसका नाम है पेटी कैश बुक। अब सवाल ये पैदा होता है, यानी टोटल तुम्हारे पास कितनी हो गई? देर आर 7 books of prime entries. Number 1 is a sales journal. Number 2 is a sales return journal. Number 3 purchase journal. Number 4 purchase return journal. Number 5 cash book. Number 6 journal and number 7 petty cash book. अब ये हम डे बुक्स बनाते क्यों है? तो हर डे बुक का अपना एक पर्पज है, अपना एक मकसद है उसका। हर चीज़ को एक पर्पस के तहत बनाया जाता है, एक मकसद के तहत बनाया जाता है, यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सेल जर्नल है इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इसमें इसको हम क्यों बनाते हैं। उसको हम बनाते हैं टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स, यानी इसका मकसद क्या है बनाने का? सेल जर्नल बनाने का मकसद है कि जो भी हमने सेल्स करी, यानी जो हमने माल बेचा है, सेल्स का मतलब होता है माल बेचना। कौन सा माल बेचना? जो हमने ख़रीदा है बेचने के लिए। जैसे मेडिकल स्टोर वाले दवाई बेचते हैं, जैसे कि फ्रूट सेलर जो है वो फ्रूट बेचता है। तो अगर मेडिकल स्टोर वाले ने उधार पे, ये वो डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है, इसका मतलब है उधार, इसका मतलब है उधार पे। अगर मेडिकल स्टोर वाले ने दवाई बेची उधार पे, फ्रूट सेलर ने फ्रूट बेचा है उधार पे, तो वो उसको कौन सी डे बुक में रिकॉर्ड करेगा? सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेगा। उसको वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेगा। तो सेल्स जर्नल का एक ही मकसद है, जो भी हमने उधार पे माल बेचा है उसको हम हमेशा सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, बस। इसके अलावा इसमें हम और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक ही मकसद है इसका। अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न जर्नल। इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? वो माल जो मैंने उधार पे बेचा है और वो मेरे कस्टमर ने मुझे वापस कर दिया। जैसे मेरा मेडिकल स्टोर है और मैंने दवाइयाँ बेची किसी कस्टमर को उधार पे, कस्टमर ने मुझे उन दवाइयों में से कुछ दवाइयाँ वापस कर दी, कुछ मेडिसिन उसने मुझे रिटर्न कर दी, तो उसको मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? सेल्स रिटर्न जर्नल में। यहाँ पे भी याद रखिए कि क्रेडिट पे, यानी बात उधार की चल रही है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा माल उसने मुझे वापस किया कि जिसमें उसको मैंने उसका कैश रिफंड कर दिया।
अभी कैश की तो बात ही नहीं है, अभी तो उधार की बात चल रही है कि मैंने उधार पे माल बेचा और उसी माल में से उसने मुझे कुछ माल या पूरा का पूरा माल वापस मुझे कर दिया। तो जब मुझे वापस कर देगा तो मेरा ये सेल्स रिटर्न कहलाएगा, यानी बेचा हुआ माल वापस आ गया मेरे पास और मैंने उधार पे बेचा था, ये मुझे वापस मिल गया। तो इसको मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? सेल्स रिटर्न जनरल में रिकॉर्ड करूँगा। तीसरी जो हमारी डे बुक है उसका नाम है परचेज जर्नल। इसमें क्या रिकॉर्ड करता हूँ? इसमें खाली एक ही चीज़ रिकॉर्ड करता हूँ मैं, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस। यानी मैंने अगर, चूंकि मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं दवाइयाँ खरीदता हूँ बेचने के लिए, अगर मैंने जिससे दवाइयाँ खरीदी हैं उधार पे, वो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? वो मैं परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करूँगा। यानी बिजनेस जो भी चीज़ खरीदता है उधार पर, वो उसको कहाँ रिकॉर्ड करता है? परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करता है। तो परचेज जर्नल का एक ही मकसद है, टू रिकॉर्ड उधार वाली परचेजेस। चौथी डे बुक कौन सी है हमारी? चौथी डे बुक का नाम है हमारा परचेज रिटर्न जर्नल। अब जिस कंपनी से मैं दवाइयाँ खरीद रहा हूँ, अगर उनमें से कुछ दवाइयाँ एक्सपायर हैं या कुछ दवाइयाँ सही नहीं है, तो मैंने उनको वापस कर दी, यानी बिजनेस ने जो दवाइयाँ खरीदी थी वो दवाइयाँ बिजनेस ने वापस कर दी, तो वो उसको कौन सी डे बुक में रिकॉर्ड करेगा? उसको रिकॉर्ड करेगा परचेज रिटर्न जर्नल में। तो रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो ये आपकी चौथी डे बुक हो गई। तो हमने बात देखी कि ऊपर जितनी भी डे बुक्स हैं उसमें सब में उधार की बात चल रही है, चाहे आप बात करें सेल्स जर्नल की, चाहे आप बात करें सेल्स रिटर्न जर्नल की, चाहे आप बात करें परचेज जर्नल की, चाहे आप बात करें परचेज रिटर्न जर्नल की, सब में उधार की बात चल रही है, सब में क्रेडिट की बात चल रही है, यानी उधार की डीलिंग चल रही है सब में। फिर हमारे पास पांचवी डे बुक है, उसका नाम है कैश बुक। इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस मतलब बिजनेस के पास कैश आया है, या बिजनेस ने किसी को कैश दिया है, या बिजनेस को किसी ने चेक दिया है, या बिजनेस ने किसी बंदे को चेक दिया है या किसी पार्टी को चेक दिया है, तो कैश की और बैंक की जो भी ट्रांजैक्शन हैं वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो भी कैश की लेन देन है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। तो आप देख रहे हैं हर डे बुक का एक स्पेसिफिक पर्पज़ है, हर डे बुक का एक स्पेसिफिक पर्पज़ है, और वो अपने पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल हो रही है और किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर उधार पे परचेज करूं तो उसको मैं सेल जनरल में रिकॉर्ड कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या अगर मैं परचेज रिटर्न कर रहा हूं तो उसको मैं सेल रिटर्न जनरल में रिकॉर्ड कर दूं, तो ये गलती हो जाएगी। इसलिए जो चीज़, जो ट्रांजैक्शन जिस जनरल से ताल्लुक़ रखती है, जिस डे बुक से ताल्लुक़ रखती है, उसको मैं उसी में रिकॉर्ड करूँगा। और शुरू के जो 4 डे बुक्स हैं मेरी, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल, इन सब में क्रेडिट की बात चल रही है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है, उधार की ट्रांजैक्शन हो रही है, कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। और कैश की जितनी भी लेन देन है वो सारी कहाँ पर हो रही है? वो सब की सब कैश बुक में हो रही है, वो सब की सब कैश बुक में हो रही है। फिर है हमारे पास जर्नल जर्नल। जर्नल जर्नल के पर्पस क्या है ये आपको दिए हुए नीचे, अलग से बताता हूँ मैं आपको अभी, ये बिलो, यानी कि हम अब इसको अलग से देखते हैं। और पेटी कैश बुक क्या है? पेटी कैश बुक भी बेसिकली कैश बुक की समझ लें छोटी सिस्टर है, यानी इसमें हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि डेली होती हैं, डेली स्मॉल अमाउंट की, डेली स्मॉल अमाउंट ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो रोज़मर्रा की छोटी मोटी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं वो मैं पेटी कैश बुक में। जैसे मिसाल के तौर से मेरे बिजनेस से, मेरे ऑफिस में कोई मेरा फ्रेंड आ गया, उसके लिए मैंने कुछ खाना मंगवा लिया, तो वो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा?
पेटी कैश बुक में। जैसे मैंने किसी को कोई लेटर कोरियर किया है तो वो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, कोरियर के एक्सपेंस पेटी कैश बुक में। या मैंने कोई माल मंगवाया किसी से, या किसी को मैंने टैक्सी का फेयर दिया है किसी बंदे को, अपने ऑफिस के वर्कर को, तो वो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करूँगा। तो पेटी कैश बुक का मकसद ये होता है कि इसमें भी हम कैश की लेन देन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स। और ये जो कैश बुक है इसमें हम मेजर ट्रांजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, इसमें उसको हम यूज़ करते हैं मेजर ट्रांजेक्शन्स के लिए। पेटी कैश बुक को हम यूज़ करते हैं छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स के लिए। अब हम देखते हैं जनरल के यूजेस क्या है, जनरल के पर्पसेस क्या है। इसलिए देखिए लिखा है मैंने बिलो, यानी इसको मैं अलग से बताऊंगा, तो यहाँ लिखता हूँ मैं। पर्पस क्या लें आप, या यूजेस क्या लें, यूजेस और पर्पस ऑफ जनरल, यानी कि यूजेस को हम लोग पर्पस भी बोलते हैं, यानी ये यूजेस बोलें या पर्पस बोलें ये एक ही बात है। एनीवेज अभी हम देखते हैं पर्पस ऑफ जनरल, यानी जनरल के क्या मकसद है, क्यों हम उसको बनाते हैं, इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। पहली चीज़, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट। यानी अगर हम परचेज कर रहे हो, क्या परचेज कर रहे हो, नॉन करंट एसेट्स, किस पे, उधार पे। सर ये तो आपने अभी बताया था कि हम जो उधार की परचेज होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज जनरल में, यानी इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो देखें ये जो परचेज है ना, जो यहाँ पे हमने परचेज का वर्ड लिखा है, अकाउंटिंग में याद रखिएगा कि अगर लिखा हुआ वर्ड परचेज लिखा हुआ खाली अकाउंटिंग में, इसका मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स और इन्वेंट्री और मर्चेंडाइज। गुड्स क्या है, इन्वेंट्री क्या है, मर्चेंडाइज क्या है, इसका मतलब वो चीज़ होती है जो कि हम खरीदते हैं फॉर रीसेल। यानी जो चीज़ बिजनेस खरीदता है बेचने के लिए, उस चीज़ को खरीदने का नाम है परचेजेस। और ये जो नॉन करंट एसेट होता है ना, ये नॉट फॉर सेल होता है, नॉट फॉर सेल, ये होता है फॉर यूज़। हम इसको यूज़ करते हैं बिजनेस के अंदर। जैसे बिजनेस के लिए मैंने ख़रीद लिया, लेट सपोज अपने ऑफिस के लिए एसी खरीद लिया, अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा। जैसे स्कूल अपने लिए ख़रीदता है फर्नीचर, तो फर्नीचर क्यों ख़रीदता है, वो बेचने के लिए नहीं ख़रीदता। यानी स्कूल के लिए फर्नीचर जो है वो गुड्स नहीं है, उसकी इन्वेंट्री नहीं है, बल्कि वो क्या है, उसके लिए उसका नॉन करंट एसेट है, तो वो इसलिए ख़रीदता है उसको। तो जनरल में पहली चीज़ क्या रिकॉर्ड करूंगा मैं, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट। देखा आपने, यहाँ पे भी बात चल रही है उधार की। अच्छा, ऑन क्रेडिट को हम लोग ऑन टाइम भी कहते हैं, ऑन टाइम भी कहते हैं, ऑन क्रेडिट भी कहते हैं। ये हो गया पहला यूज जनरल का। दूसरा पर्पस क्या है जनरल का, दूसरा पर्पस है जनरल का सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, यानी एनसीए बोले या नॉन करंट एसेट बोले एक ही बात है। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट। देखिए यहाँ पे भी ऑन क्रेडिट की बात चल रही है, यानी उधार पे अगर मैंने नॉन करंट एसेट सेल कर दिए, यानी स्कूल ने फर्नीचर खरीदा अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन वो फर्नीचर अप्रोप्रिएट नहीं था, तो स्कूल ने बेच दिया 1 साल के बाद या 2 साल के बाद। या स्कूल ने अपने लिए एसी खरीदा अपने क्लासरूम के लिए और वो फिर वापस कर दिया या सेल कर दिया, वापस नहीं किया, हम सॉरी सेल कर दिया, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जनरल में रिकॉर्ड करेंगे उसको। तो देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया सेल। अभी हमने ऊपर देखा था कि अगर सेल्स हो और क्रेडिट पे हो तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स जर्नल में। तो याद रखिएगा ये सेल्स अलग है और ये जो सेल्स हैं, ये वाली सेल्स जो है ये अलग है। ये सेल है नॉन करंट एसेट की,
तो फिर ये किस चीज़ की सेल है? ये किस सेल्स की बात चल रही है? ये किस सेल्स की बात चल रही है? यानी सेल जनरल में हम कौन सी सेल्स रिकॉर्ड करेंगे? सेल जनरल में हम बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग में खाली सेल्स का मतलब होता है सेल्स ऑफ गुड्स। यानी मेडिकल स्टोर वाला अगर दवाइयाँ बेच रहा है तो वो उसकी सेल्स कहलाएंगी। वो उसका नॉन करंट एसेट नहीं बेच रहा है, वो अपनी गुड्स बेच रहा है। तो अगर हम गुड्स बेचते हैं उधार पे, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? गुड्स बेचने को, जब गुड्स बेचेंगे उधार पे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे सेल जनरल में। लेकिन अगर हम नॉन करंट एसेट बेच रहे हैं, नॉन करंट एसेट बेच रहे हैं अपना उधार पे, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? जनरल में रिकॉर्ड करेंगे उसको। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तीसरा जो पर्पज है जनरल का वो है करेक्शन ऑफ एरर्स। अगर हमसे कोई गलती हो गई अकाउंटिंग में, उसको हम ठीक कहाँ पे करते हैं? उस गलती को करेक्शन कहाँ पे करेंगे? हम जनरल में करेक्ट करेंगे उसको। उसके अलावा और क्या क्या पर्पजेज हैं जनरल के? और पर्पजेज हैं बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन। ये जब अलग अलग पर्पज है, ये आगे डिस्कस करेंगे हम डिटेल में जब हम टॉपिक्स पे हम पहुंचेंगे, क्योंकि ये बैड डेट्स हो गया, ये डेप्रिसिएशन हो गई, ये अलग टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं भी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन फिलहाल हम ब्रॉडली समझ लेते हैं कि 3 हमारे यूजेस हो गए जनरल के। पहला यूज़ क्या हो गया? परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट। और ये बात याद रखिएगा कि ये परचेजेस और ये सेल, ये आम सेल नहीं है, ये नॉन करंट एसेट की सेल है। और वो जो ऊपर जो डिस्कस करी हमने सेल्स और परचेजेस, ये वाली और ये वाली, ये गुड्स की है। और गुड्स क्या होती हैं? गुड्स वो चीज़ होती हैं जो हम खरीदते हैं वापस बेचने के लिए। तो गुड्स की परचेज और सेल्स जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग सेल जनरल और परचेज जनरल में, जबकि नॉन करंट एसेट की जो सेल्स और परचेज होगी वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वो हम रिकॉर्ड करेंगे जनरल में। तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में लेसन नंबर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सटेंशन बनेगी लेसन नंबर 3। उसमें हम देखेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है और इस कॉलम को हम लोग फिल करेंगे, इस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे अपना इंशाल्लाह। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आज हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखे, जिसमें हमने ये देखा एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू जब बढ़ते हैं तो वो डेबिट, जब वो बढ़ते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, सॉरी वो डिक्रीज पे डेबिट होते हैं, और कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। अभी आपको इन रूल्स के लिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय द टाइम हम जब प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो आपको ये रूल्स बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह याद हो जाएंगे। फिलहाल अब इसको आप याद करने की कोशिश करते रहें, इसको मेमोराइज करते रहें, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ और भी याद हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमने देखा बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्रीज। बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्रीज वो बुक्स होती हैं जिसमें हम अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और ये टोटल 7 है हमारे कोर्स में, और टोटल 7 ही होती हैं। और हमने देखा हर एक के क्या क्या पर्पजेज़ हैं, और हमने ये देखा कि सेल्स और परचेज की जो टर्म है अकाउंटिंग में, इसका मतलब क्या होता है, और यूजेस क्या है जनरल के, ये अलग से लिखा है मैंने, क्योंकि एग्जाम में अलग से क्वेश्चन भी आता है, इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ जनरल, सेपरेट क्वेश्चन, और इसके ऊपर MCQs भी आ जाते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है O लेवल्स में बिलखुसूस वो आपका इसमें से आता है, और AS लेवल के MCQs भी इसमें आ जाते हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। O लेवल्स के क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसके अलावा MCQs भी आ सकते हैं, और AS लेवल के भी जो है इसमें MCQs आ सकते हैं और आते भी हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेसन को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।